ओके, सो जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज तन्मय ओझा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले बात बता दूं कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन के जस्ट पहले वो मुझसे मिल नहीं पाएंगे। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड कर लें और अपने पास रख लें ताकि ये जो टॉपिक है वो बार बार देख सकें। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो आप बच्चों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग है आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, नेशनल इनकम। आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, नेशनल इनकम के बारे में जैसे हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बीबीए, बीकॉम, एमबीए इसी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बस ये जो टॉपिक है ना ये बार बार आपके सामने आता है, नेशनल इनकम। ये टॉपिक जनरली आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के दो जो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेशनल इनकम है। और ये मान के चलिए, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम समझ लिया है तो मैक्रो इकोनॉमिक ओवरऑल समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। यहां हम क्या करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है ये बहुत टफ टॉपिक माना जाता है और कई बार आपने देखा होगा कि ये चीजें हम लोग ने जब पहले से पढ़ी भी हुई होती है, 11th-12th में भी पढ़ी थी, तो हम ये टॉपिक बार बार भूल जाते हैं। भूलने का रीजन क्या है कि हम लोग इसको फॉर्मूला बेस ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, एकेडमिक बेसिस में ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना प्रैक्टिकल है, बिल्कुल स्टोरी की तरह टॉपिक है। तो अगर हम स्टोरी की तरह इसको समझना चाहें तो फॉर्मूले वगैरह तो खुद ब खुद बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, नेशनल इनकम मतलब, नेशनल मतलब भारत में रहने वाले, तो भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अपने को इनकम निकालनी है। तो सिंपल अगर नेशनल इनकम निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए, नेशनल इनकम में पहली चीज आएगी हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो टोटल इनकम है वो आएगी। इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी इनकम ऐड कर देंगे। जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम ऐड कर दी, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी इनकम ऐड कर दी। इसके बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम भी ऐड कर दी। क्योंकि आप लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसमें बहुत बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि गवर्नमेंट इनकम की बात कर रहा हूं, तो मेरे बताने से पहले आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम कैसी हो सकती है। तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल सही मुझे लगता है कि कमेंट कर रहे होंगे। गवर्नमेंट जैसे टैक्सेशन वगैरह लेती है तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। तो बहुत तीन ही तरीके की इनकम होती है, या तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, या जो बिजनेसेस होते हैं कॉर्पोरेट्स उनकी इनकम होगी। इसके सिवा जो भी इनकम है वो किसकी हो जाती है, हाउस होल्ड की इनकम हो जाती है। तो जब हम सम टोटल कर लेते हैं, सम टोटल ऑफ दीज थ्री इनकम, तो इट बिकम्स द नेशनल इनकम इन द नॉर्मल सिनेरियो। तो नेशनल इनकम नॉर्मली कैसे निकलता है, हाउस होल्ड की इनकम, ठीक है ना, कॉर्पोरेट्स की इनकम और गवर्नमेंट की इनकम, इन तीनों इनकम को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इट बिकम्स आवर नेशनल इनकम। ठीक है, आई थिंक नेशनल इनकम के बारे में जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आ गया। हालांकि अभी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है अलग चीजों में, तो इसको मैं अभी रब कर देता हूं। नाउ देखिए, नेशनल इनकम के लिए एक जो इंडिकेटर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है जीडीपी, जिसकी बार बार बात करता है। आपने देखा होगा अभी भी जब पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह भी होती है तो जीडीपी के बारे में जरूर बुलाता है कि भाई भारत की जीडीपी, हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 5 ट्रिलियन हो जाना चाहिए, या जब तक 5 ट्रिलियन हो जाना चाहिए। तो जीडीपी के बारे में अक्सर हम लोग बातें करते हैं और कभी कभी ये बोलते हैं यार जीडीपी सही ग्रोथ दिखाता भी है कि नहीं दिखाता है। तो ये सब समझने के लिए हमें जीडीपी बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। अब ढंग से कैसे समझना है, पहले देखते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म। आप ज्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन बहुत ध्यान से इसको एक बार लिख भी लेते हैं। जी यानी होता है ग्रॉस, जी यानी ग्रॉस, डी यानी डोमेस्टिक, और पी यानी प्रोडक्ट। जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक एंड पी से प्रोडक्ट। अब इकोनॉमिक्स में ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं ग्रॉस टोटल इनकम इनकम टैक्स वगैरह में भी यूज किए जाते हैं। तो ग्रॉस का मतलब होता है सिंपल टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन
द बाउंड्रीज ऑफ नेशन। तो किसी भी नेशन की जो बाउंड्रीज होती हैं उस बाउंड्रीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक। तो यहां पे इस केस में कौन से नेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया की बाउंड्रीज की अपन लोग बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। तो विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब होता है विद इन बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री और नेशन। इन दिस केस दिस इज इंडिया। उसके बाद प्रोडक्ट है गुड्स एंड सर्विसेज। तुम्हारा जीडीपी का नॉर्मल मतलब क्या हो गया, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और रेंडर्ड विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया गया है कहां पे, इंडिया की बाउंड्री के अंदर, ठीक है ना। अब इंडिया की बाउंड्री अगर हम लोग, अब मैं यहां पे मैप तो पूरा नहीं बनाऊंगा, तो एक सिंबॉलिक वे में ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा लग रहा है, इसको हम लोग इंडिया मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा इंडिया है। मैप थोड़ा ज्यादा शानदार लग रहा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा कि ये बिल्कुल इंडिया है। अब इंडिया का ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये इंडिया जो है। अब मान लेते हैं कि इंडिया में एक मिस्टर राम है, जो क्या है, कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ये इंडियन है। और इनकी जो फैक्ट्री है वो है न्यू दिल्ली में। कहां पे इनकी फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री है न्यू दिल्ली में। बिल्कुल एक और पर्सन है, इनका नाम है मान लेते हैं मिस्टर होंडा, ठीक है। जैसे होंडा वालों का, अगर आपने देखा होगा होंडा वालों का प्लांट हरियाणा में लगा हुआ है, तो मान लेते हैं कि इनका जो प्लांट है ये हरियाणा में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है, हरियाणा में लगा हुआ है, प्लांट लगा है हरियाणा में। लेकिन ये बंदे हैं कहां के, जापान के। ये बंदे कहां का है, जापान का। मिस्टर राम दिल्ली के हैं, मिस्टर होंडा कहां के हैं, जापान के। लेकिन दोनों ने प्लांट जो लगाया वो भारत में लगाया। एक ने कहां लगाया, न्यू दिल्ली में, एक ने लगाया है हरियाणा में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमको क्या टोटल करना है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं भारत के अंदर। ये भारत है, भारत के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो भारत के अंदर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक मिस्टर राम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे सिटीजन है, एक मिस्टर होंडा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे सिटीजन नहीं है, ये इंडियन है। और ये बंदा कौन है, ये फॉरेनर है, ये फॉरेन से आया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमको ये मतलब नहीं है यहां पे कि बॉस प्रोडक्शन फॉरेनर कर रहा है या इंडियन कर रहा है, ये हमको मतलब ही नहीं है। हमको जीडीपी में बस ये चेकआउट करने का है कि ये प्रोडक्शन भारत में हो रहा है कि नहीं। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, हरियाणा में कर रहा है, भारत में कर रहा है प्रोडक्शन। तो मिस्टर होंडा का प्रोडक्शन भी भारत में हो रहा है, और इसका प्रोडक्शन भी मान लेते हैं मिस्टर राम प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 यूनिट का, और यहाँ पे 100 यूनिट का मिस्टर होंडा भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया, 100 प्लस 100 200, 200 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमने टोटल क्या निकालना है, इस बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर आई थिंक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे एक और मिस्टर है, इस मिस्टर का नाम हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं सुबोध। नाम ध्यान रखिएगा, मुझे नाम बाद में याद नहीं रहते। तो मान लेते हैं ये नाम है सुबोध, ठीक है ना। ये सुबोध जो है ये रहने वाला है कहां का, बिहार का। सुबोध कहां का रहने वाला है, ये बंदा रहने वाला है बिहार का। तो रहने वाला तो भारत का ही ना, लेकिन इसकी जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री इसने लगाई है अपनी ऑस्ट्रेलिया में। कहां लगाई है, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी इंडियन है, जैसे आपका ये मिस्टर राम इंडियन थे, लेकिन राम ने फैक्ट्री कहां लगाई थी, न्यू दिल्ली में, और इसने फैक्ट्री कहां लगाई है, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ध्यान से समझिए, राम ने फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में, होंडा ने फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में, लेकिन सुबोध जो भारत का है इसने फैक्ट्री कहां लगाई, जाके ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या ये जीडीपी में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये मतलब ही नहीं है कि बंदा ओनर कौन है, वो भारत का है या भारत का नहीं है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है, भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ। क्योंकि बॉस हमें हमारी गवर्नमेंट ने ना एक चीज पूछा, हमारी गवर्नमेंट ने पूछा कि बॉस हमें बस ये बताओ कि भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। एक चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मेक इन इंडिया से अगर कुछ कंपनी भारत में आके प्रोडक्शन कर रही है, बाहर की कंपनी, मान लीजिए जापान की, अमेरिका की है, तो उससे मेरा जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मेक इन इंडिया, जैसे अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, वहां की कोई कंपनी है, वहां के रेजिडेंट है, वो लोग क्या कर रहे हैं, भारत में आके मोबाइल का या टीवी का इन्होंने फैक्ट्री लगाई, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा कि नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसके पहले अपन लोग एक चीज और देख लेते हैं। ये जो हम लोग ने देख लिया, ये तो मुझे लगता है क्लियर होगा। इसको भी हम लोग
रब कर देते हैं, यहां पे हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल भी अभी रब कर देते हैं, फिर हम लोग वापस एक बार ये एग्जांपल लिखेंगे क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। देखिए हमने जीडीपी पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेम ऐसे एक और कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज जी एन पी। तो जी यानी ग्रॉस, बिल्कुल ग्रॉस यही है, तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जैसे हम लोगों ने भी देखा। या डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक की जगह एन का क्या मतलब हो गया, नेशनल, इसका मतलब है नेशनल। पी का मतलब प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए डोमेस्टिक का मतलब हम लोगों ने लिखा था विद इन इंडिया, विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। टोटल मतलब टोटल ही होता है, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब भी बिल्कुल वही है। नेशनल मतलब, अब हम ये नेशनल मतलब रहने वाले, मतलब भारत में रहने वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर रेसिडेंट्स या फिर इंडियंस, तो हम लोग किसकी बात करें, इंडियंस की। तो ये देख रहे हैं टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और रेंडर्ड बाय इंडियंस। नॉर्मली किसी कंट्री के लिए रेजिडेंट बोलेंगे, लेकिन भारत की स्पेशली बात कर रहे हैं तो भारत के लिए हम लोग इंडियंस बोलेंगे। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, यहां पे देखा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया। तो अगर ये इंडिया है तो हम लोग पिछले वाले केस में ये देख रहे थे कि भारत के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जीएनपी में हम ये नहीं देख रहे कि भारत के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है। जीएनपी के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भारत वाले हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ जो मिस्टर राम का एग्जांपल था, ये जो राम थे ये दिल्ली के रहने वाले थे और इनकी फैक्ट्री थी न्यू दिल्ली में, बुराई लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। और ये जो मिस्टर होंडा थे, ठीक है, ये रहने वाले थे जापान के और इनकी फैक्ट्री थी हरियाणा में। और ये मिस्टर सुबोध थे, ये रहने वाले थे बिहार के और इनकी फैक्ट्री कहां थी, ऑस्ट्रेलिया में थी। अब आप ध्यान से समझिए, अब भैया राम जो थे ये तो इंडियन थे ना, राम इंडियन थे और ये है जापानीज और ये भी है इंडियन। तो हमें बस यहां पे ये नहीं देखना है कि फैक्ट्री किसने कहां लगाई, इससे मतलब ही नहीं अपन को। अपने को किससे मतलब है यहां पे कि फैक्ट्री कहीं भी लगी हो, इंडियन ने कितना प्रोडक्शन किया हुआ है। तो इस बंदे ने बाहर प्रोडक्शन किया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बंदे ने प्रोडक्शन किया और ये बंदा इंडियन है ना, इसकी जो इनकम है, इसका जो प्रोडक्शन है उसको ऐड किया जाएगा, इसका प्रोडक्शन तो ऐड हो गई, लेकिन ये जो बंदा बाहर था ना, क्योंकि भारतीय नहीं है, क्योंकि हमें रेजिडेंट की इनकम देखनी है, तो इसकी जो इनकम है इसको नहीं लेंगे। पिछले केस में हमने इसकी इनकम नहीं ली थी क्योंकि हमको हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था भाई, गवर्नमेंट हमसे ये पूछा था कि बस हमें ये बताओ कि इस एरिया में भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमें देखना नहीं था कौन क्या प्रोडक्शन कर रहा है, केवल भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको अपन लोग को ऐड ऑन कर लेना था। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट पूछते कि बस हमको ये मत बताओ कि भारत में क्या कितना प्रोडक्शन होता, हमको तो ये बताओ कि भारत वाले टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि हमें इनकम का पता चले कि भारत वाले कितना इनकम कमा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी का। आई थिंक ये काफी क्लियर हो गया होगा आपको जीडीपी और जीएनपी। इसमें आगे थोड़ी वेरिएशंस आते हैं, उसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। देखिए जीडीपी हम लोगों ने पढ़ा, दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक जीडीपी पढ़ा, एक पढ़ा हम लोगों ने जीएनपी। दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक जीडीपी पढ़ा और दूसरा जीएनपी पढ़ा। देखिए जीडीपी और जीएनपी में हम लोगों ने यहां देखा कि भाई यहां पे हम लोगों ने पहली बार किया डी और एन में कन्वर्शन किया, तो हमने देखा कि डी से एन में कैसे कन्वर्ट होता है। तो डी से एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, ठीक है ना भाई। डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक में आपने जो भी जीडीपी निकाला, जीडीपी में हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि भारतीय को निकालना है ना, तो पहले जो भारतीय नहीं उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कर देते हैं इनकम अर्न बाय फॉरेनर यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको याद ही होगा, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज आती है, इसके बाद ऐड कर देंगे इनकम अर्न बाय
इंडियन और इंडियन रेजिडेंट यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आउटसाइड इंडिया। तो जीडीपी में से निकाल दो, अगर कोई फॉरेनर ने भारत में प्रोडक्शन किया तो ये लेस कर देंगे, और ऐड कर देंगे अगर कोई भारत वाला बाहर जाके प्रोडक्शन कर रहा है। तो सिंपल सी ये चीजें कर देंगे और जीएनपी में ये ऐड कर देंगे और ये लेस कर देंगे, तो दैट विल बिकम योर जीडीपी। ये तो नॉर्मल सी चीज है, आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। देखिए फॉर्मूला बनाना हमें नहीं सीखना है, मतलब फॉर्मूला याद नहीं करने का है, हमें सीखना है कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं। और फॉर्मूला अगर आपने बनाना सीख लिया कि बॉस बनता कैसे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, वो चीज आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रह जाती है। अब जैसे जीडीपी में हमने देखा कि डी और एन को कैसे कन्वर्जन होता है, एक और बहुत मेजर कन्वर्जन होता है कि ये जीडीपी है, जीडीपी को अपन लोग कन्वर्ट कर देते हैं एनडीपी में और जीएनपी को एनएनपी में। तो डी फॉर डोमेस्टिक, ठीक है ना, जैसे पहले हमने पढ़ा था डोमेस्टिक, और पी फॉर प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज लिख देते हैं, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे एन फॉर नेशनल, भारत में रहने वाले, और पी अगेन प्रोडक्ट जो है आपका हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। एन फॉर होता है नेट, जैसे जी फॉर हम लोगों ने देखा था क्या वाज ग्रॉस, जी फॉर होता है ग्रॉस, ठीक है ना। ये जो जीडीपी है, ये जो ग्रॉस टोटल है, इसमें से जब हम लोग लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, क्या कर देते हैं लेस डेप्रिसिएशन, तो इट बिकम्स एनडीपी। सेम ऐसे इसमें से जब लेस कर देते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, तो इट बिकम्स एनएनपी। तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करने का होता है, डेप्रिसिएशन को सिंपली लेस कर देना होता है। तो जीडीपी में से जितना भी प्रोडक्शन हम लोग यहां पे लेके आ रहे हैं, उस प्रोडक्शन में से जितना डेप्रिसिएशन हुआ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक बहुत नॉर्मल सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो जनरली जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाता हूं और ये स्पेशली पढ़ाता हूं तो पूछता हूं, तो मुझे एक चीज बताना कमेंट करके, जैसे भी आपने में बात करके, आप लोग ने अगर अकाउंट पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो मुझे बताओ कि स्टेशनरी पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है, 5%, 10%, 15%, आप अपने हिसाब से बताओ। और अगर डेप्रिसिएशन आपने स्टेशनरी पे देख लिया, या फिर मुझे बताओ कि स्टॉक पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है। आप अपना समय लो, वीडियो पॉज करो, सोचो आपने कौन से क्वेश्चन करे थे, और लगभग एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो कितने लगते हैं, 5%, या स्टॉक में ज्यादा लगता है, स्टेशनरी में ज्यादा लगता है। अगर आप स्टेशनरी या स्टॉक का 5 या 10% बता रहे हो, तो यानी कि आपका अकाउंट वापस से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, हमेशा फिक्स्ड एसेट या कैपिटल गुड्स पे लगता है। डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स में हो सकता ही नहीं ना, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है कैपिटल गुड्स, या फिर आप बात बोल सकते हो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ठीक है ना। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, एंड जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं अभी, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है बार, एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, एक मार्केट कॉस्ट और दूसरा फैक्टर कॉस्ट। देखिए जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चाहे अकाउंट्स का पढ़ेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, चाहे फाइनेंस का पढ़ेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट जितने इजीली समझ में आ सके हम उतनी कोशिश करेंगे कि उतना इजीली सबसे सिंपलेस्ट भाषा में वो चीजें आपको हम समझा सके। तो देखिए जो मार्केट कॉस्ट होता है और फैक्टर कॉस्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट होता है कि मान लीजिए मैंने फैक्ट्री में एक सामान बनाया जिसकी टोटल लागत आई, ठीक है, टोटल लागत या जिसकी टोटल कॉस्ट आई 100 रुपीज, कितनी आई, ₹100 आई, ठीक है। अब इसमें जब मैं उसको मार्केट में ले जा रहा था, अभी प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइस की बात ही नहीं कर रहे, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट में प्रॉफिट नहीं इंक्लूड होता, कॉस्ट में जब प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्राइस निकल आएगा, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, कॉस्ट में बात कर रहे हैं, अभी प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे। तो जब ये सामान मैंने फैक्ट्री में बनाया, फैक्ट्री से निकाल के बाहर गया, तो इस पर टैक्सेस लगेंगे ना, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इसमें लग जाते हैं। तो भैया गवर्नमेंट ने बोला कि यार इसमें लग जाएगा टैक्स कितना, इसमें लग जाएगा 10 रुपए टैक्स, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया भैया, 110 का हो गया। तो इसमें मैंने क्या प्लस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 100 का प्रोडक्ट था, 100 रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस किया तो आ गया 110। इसमें अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडीज वगैरह दी हुई है तो उसको लेस कर देना होता है,
ठीक है ना। तो रुपीज मान लीजिए कि 5 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, तो लेस सब्सिडी, क्योंकि वो आपको छूट दे दिए तो प्रोडक्ट का प्राइस उससे कम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 105। तो फैक्टर कॉस्ट जो है, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट ये था, फैक्टर कॉस्ट में हमने इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दिया और माइनस क्या कर दिया, सब्सिडी, ठीक है ना, इसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल आया, मार्केट कॉस्ट निकल आया। और मार्केट से अगर फैक्टर में जाना है तो बिल्कुल उल्टा उल्टा कर देंगे, मार्केट कॉस्ट में अपन लोग लेस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर देंगे क्या, सब्सिडी। तो मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट की जब भी बात है, बिल्कुल एकदम स्टोरी की तरफ जब हम लोग चीजें पढ़ते हैं तो चीजें समझनी बड़ी आसान हो जाती है। तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट जो फैक्ट्री कॉस्ट था भाई, उसमें मार्केट में तक ले जाने के लिए उसमें टैक्सेस देना पड़ेगा, तो टैक्सेस को ऐड कर दिया। और सब्सिडी अगर कोई मुझे मिली थी, सब्सिडी आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट आपको छूट दे देती है, तो वो जो छूट है उसको माइनस कर देंगे, तो जो आपका ये प्राइस आ गया, ये आ गया मार्केट कॉस्ट। और इसको रिवर्सल कर देंगे, प्लस इसको कर देंगे, माइनस इसको कर देंगे, तो दैट विल बिकम फैक्टर कॉस्ट। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके सिवा हम लोग जब आगे चलते हैं तो एक दो चीजें बहुत आती है, एक दो चीजों में मैं आपको बता दूं, देखिए दो चीज आ जाएंगी आपकी, एक आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी और दूसरा आ जाएगा रियल जीडीपी। एक आ गया नॉमिनल जीडीपी और दूसरा आ गया रियल जीडीपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अपन लोग ये लोग देख लेते हैं। देखिए नॉमिनल जीडीपी समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी इसके बारे में वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन हुआ 100 पहले साल में, दूसरे साल में हुआ 100 और तीसरे साल में भी हुआ 100। प्रोडक्शन में डिफरेंस हुआ क्या, प्रोडक्शन डिफरेंस नहीं हुआ, हमने तीनों साल एक जैसे प्रोडक्शन किया, ठीक है ना। जीडीपी मतलब तो हम लोग समझेंगे कि जीडीपी मतलब एक समय में जो डिफरेंट जो प्रोडक्शन होते हैं आपके, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, दैट इज द जीडीपी। तो जैसे पहले साल में 10 है, दूसरे साल में इसका रेट है, महंगाई बढ़ के 20 हो गया, तीसरे साल में महंगाई बढ़ के 30 हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1000, 2000, 3000। मैं वापस एक बार बता रहा हूं, प्रोडक्शन हमारा एक ही था, लेकिन प्राइस इन्फ्लेशन के चलते, जैसे आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान में गेहूं की कीमतें बहुत बढ़ गई, भारत में पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई, ऑयल की कीमत बहुत बढ़ गई। तो पहले प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ रहा था, मतलब टोटल जो उसकी वैल्यू आ रही थी 10 आ रही थी, 20 आ रही थी, फिर थर्ड ईयर में 30 हो गई, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू 1000, 2000, 3000 हो गया, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्शन तो हमारा बिल्कुल सेम ही रहा ना, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन जीडीपी देख के अगर हम देखें तो समझ में आ रहा है कि दूसरे साल प्रोडक्शन डबल हो गया, बल्कि ऐसा तो है नहीं ना बॉस, प्रोडक्शन तो सेम का सेम ही है। तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो रॉन्ग दे रहा है। क्यों क्यों रॉन्ग दे रहा है, क्योंकि ये जो कैलकुलेट कर रहा है वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी के लिए क्या करना होता है, ये इन्फ्लेशन को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो जीडीपी होती है उसे बोलते हैं रियल जीडीपी। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये जो पहला ईयर है ना, जो भी पहला ईयर इसको बेस ईयर मान लेंगे, तो यहाँ पे करंट प्राइस पे नहीं, बेस ईयर के प्राइस पे सारा कैलकुलेशन होगा। तो जैसे इसको बेस ईयर मान दिया तो 10 इसी रेट पे सारी कैलकुलेशन होगी। तो 100 है, दूसरे साल भी 100 ही था, तीसरे साल भी 100 ही था, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 1000, 1000 और 1000, 1000, 1000 और 1000, तीनों साल प्रोडक्शन हो गया। इसको देख के हम बता सकते हैं ना कि हमारा प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, बिल्कुल हमारा एक जैसा यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रहा है। तो जनरली हम लोग जो जीडीपी देखते हैं भारत की या कहीं की भी, तो वो कौन सी जीडीपी होती है, वो जनरली रियल जीडीपी हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा कोविड के समय में कम हो गई। अगर नॉमिनल होता कोविड के समय इतना कम नहीं होती, क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी, तो उसको एडजस्ट कर देता, जैसे यहाँ पे उसने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो अभी मैं थोड़ा सा भूल गया, वो मुझे वापस बतानी है कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन लोग इसको आज के सेशन को कंप्लीट कर देंगे।